हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। पढ़ाई भी आपकी बिल्कुल शानदार चल रही होगी। अभी तक हमने एनसीईआरटी के कक्षा 6 की यानी क्लास 6 की पूरे चैप्टर्स हमने पढ़ लिए अच्छे से। हम क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। पिछले 2 चैप्टर्स हमने अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो प्लीज़ जाइए और उसको पढ़िए। आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा चैप्टर। तो हम इस चैप्टर को आज शुरू करेंगे, लेकिन अगर उसके पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों यारों से भी करवा दीजिए। और मेरे भाई, ये एनसीईआरटी को बिल्कुल भी आप नॉर्मल मत समझना। मैं हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि ये एनसीईआरटी आप ये मत समझना कि कक्षा 6 की है यार, हटाओ, ये तो क्लास 6 की है, ये क्लास 7 की है, तो इसमें कुछ नहीं आता, ये बच्चों की है। नहीं भाई, मैंने MCQs भी डाले हैं और हर चैप्टर के बाद आपको मैं MCQs ले करके आऊँगा उस पर्टिकुलर चैप्टर्स के, और आप देखना कितने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनते भी हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी चैप्टर नंबर 2 से, यानी यही कक्षा 7 की क्लास 7 की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री की, इसके चैप्टर नंबर 2 से सीधे सीधे क्वेश्चन आया है आपकी UGC नेट में। जो हिस्ट्री के आप दे के आए हैं उनसे पूछना कि हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान वाला क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ये भाई चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ाया है और अच्छे से पढ़ाया है। जिसने पढ़ा होगा, या मुझसे नहीं, या जिससे भी पढ़ा होगा, या एनसीईआरटी पढ़ी होगी, उसने आराम से वो कर दिया होगा। ठीक है, तो हम अब शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर। और भाई बार बार मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल भी आप इसको हल्के में ना लेना, ये बहुत ही ज़रूरी है एनसीईआरटी, इसको अच्छे से कवर कर दो। और मैं जो MCQs कराता हूँ उसको MCQs को अच्छे से सॉल्व करो भाई। अगर आप उसमें स्कोर अच्छा करते हो, 90% प्लस कर जाते हो, देन आप समझ लो ठीक हो। अगर नहीं कर पाते हो तो आप समझ जाइए कि आपको ये एनसीईआरटी अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है। मैं एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन पढ़ाता हूँ और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको समझ में ना आया करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दिया करिए। अगर आया करे तो उसको लाइक तो कर ही दिया करिए, क्योंकि मेहनत लगती है भाई पढ़ाने में भी। और ये मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक ये चीज़ें अच्छे से पहुँच जाए, अच्छे से डिलीवर हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है दिल्ली के सुल्तान। हम अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। हमने अध्याय 2 में यानी चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। कावेरी डेल्टा कहाँ, यानी कावेरी डेल्टा इधर साउथ में। ये कावेरी डेल्टा के जो क्षेत्र थे, ये बड़े बड़े राज्यों के धीरे धीरे क्षेत्र बनते चले गए। ठीक, क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। ऐसे किसी भी राज्य का जिक्र नहीं है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना। यानी हमने पिछले चैप्टर में आपको लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी, 12वीं या 10वीं से 12वीं, यहाँ तक का, इस सेंचुरी तक का हमने बताया था तब इतिहास। और तब हम देख रहे हैं कि जितने भी तब शासक थे या जितने भी एम्पायर थे, किसी की राजधानी कन्नौज थी, किसी की राजधानी मानखेड़ थी, किसी की राजधानी साउथ में थी, लेकिन किसी की भी राजधानी दिल्ली नहीं थी। दिल्ली धीरे धीरे महत्वपूर्ण बनता चला गया 12वीं शताब्दी में। ठीक है, 12वीं शताब्दी में। तालिका नंबर 1 पर नज़र डालिए। तालिका नंबर 1, उस पर नज़र डालिए। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। तोमर राजपूतों के काल में जो दिल्ली थी, किस साम्राज्य की राजधानी बनी, ये कह रहा है, आप नज़र डालो। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने परास्त कर दिया। किसने परास्त कर दिया? 12वीं सदी में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त कर दिया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। वाणिज्य यानी कि व्यापार। तोमरों और चौहान का ही जब शासन चल रहा था, उसी काल में दिल्ली जो है व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहने लग गए, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलित थे। ये देहलीवाल सिक्के कहाँ डाले जाते थे? दिल्ली में। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? तो मेरे भाई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है 13वीं सदी के शुरुआत में। ठीक है, 13वीं सदी के शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए। तालिका 1 क्या है? अभी हम अच्छे से, ये तो मानचित्र संख्या 1 है, इस पे देखो। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। उन 5 वंशों की पहचान करना है। ये आपको ये इधर फिरोजाबाद दिख रहा है, इधर फिरोज शाह कोटला दिख रहा है। ये क्या है? दिल्ली में ये यमुना नदी जा रही है, यमुना नदी।
ये हौज खास है। आपको शायद ये ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि एक्चुअली ये ब्लर है ही, और मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ चूँकि मैंने पढ़ा हुआ है। तुगलकाबाद है ये, ठीक है। जिस भी इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नज़र बसाए थे। कौन से नगर बसाए थे? यही फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, हौज खास, इधर सीरी है, जहाँपना है, दिल्ली, ये है, यहाँ पर कुतुब मीनार है, ये तुगलकाबाद है। मानचित्र एक को देखकर दिल्ली है कोहना, सीरी और जहाँपना को पहचानिए। भाई ये रहा जहाँपना, इधर ये रहा जहाँपना, दिल्ली है कोहना। दिल्ली है कोहना कहाँ है? ये रहा उसके नीचे दिल्ली है कोहना। और सीरी कहाँ है? सीरी अभी मैंने इतना घटपट कर दिया कि आपको दिख ही नहीं रहा होगा। ये सीरी रहा, ये ऊपर सीरी, उसके नीचे जहाँपना, उसके नीचे दिल्ली है कोहना। और जहाँपना, जहाँपना क्या है? जहाँपना फिर से वही बात आ गई कि आपको खचपच हो गया ना, ये समझ में आ गया ना। सीरी, जहाँपना, दिल्ली है कोहना, ठीक। नीचे आ जाते हैं। दिल्ली के शासक, ये बता रहा था ना तालिका नंबर 1 में, देखो दिल्ली के शासक कौन कौन से रहे, सुल्तान कौन कौन से रहे, यही है तालिका नंबर 1। इस पे हम देखेंगे कि दिल्ली के शासक कौन कौन रहे। राजपूत वंश, आरंभिक हम शुरुआती देखते हैं कि पहले रहे राजपूत वंश। तोमर आए, तोमरों में अनंगपाल आए, जो 1130 से 1145 तक इन्होंने शासन किया। फिर चौहान वंश आया, चौहानों का शासन रहा 1165 से 1192। पृथ्वीराज चौहान, जिसके बहुत ही फेमस शासक रहे, बहुत ही शक्तिशाली शासक रहे, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक भी है। ये 1175 से 1192 तक रहे। आगे फिर आ जाता है प्रारंभिक तुर्की शासक आ जाते हैं, जो कि 1206 से 1290 तक इनका शासन रहता है। इसमें आते हैं, पहले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 तक रहे। शमसुद्दीन इल्तुतमिश आते हैं, जो 1210 से 1236 तक रहे। रज़िया सुल्तान आती हैं, जो 1236 से 1240 तक रहीं। गियासुद्दीन बलबन आते हैं, जो 1266 से यानी 1266 से 1287 तक रहते हैं, 1287 तक रहते हैं। और ये जो है ना, ये सारे शासक भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनके बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो बलबन हो, चाहे वो रज़िया सुल्तान हो, चाहे वो इल्तुतमिश हो, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो। ये दिल्ली के जितने भी सुल्तान रहे हैं सब भाई टॉप के, समझ लो कि ये जितने आयोग हैं सबके चहेते हैं, सब इनके बारे में पूछते ही पूछते हैं। ये देख रहे हो, ये इल्तुतमिश का ये मकबरा है। मकबरा यानी कि जहाँ पर मृत्यु के बाद किसी को गाड़ दिया जाता है, और ठीक, तो वही मकबरा होता है। खलजी वंश क्या है? जो तुर्की शासक रहे, पहले ये आए मामलुक डायनेस्टी यानी कि स्लेव डायनेस्टी, फिर इसके बाद खलजी वंश आया। 1290 से 1320 तक ये खलजी वंश रहता है। इसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ये प्रमुख तौर पर रहे। इसके बाद तुगलक वंश आता है, जो कि 1320 से 1414 तक रहता है, तुगलक वंश। इसमें ग्यासुद्दीन तुगलक आते हैं, जिन्होंने 1320 से 1324 तक शासन किया। इसके बाद मोहम्मद तुगलक आते हैं, जिन्होंने 1324 से 1351 तक शासन किया। अगला आते हैं फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने 1351 से 1388 1388 तक शासन किया। और इनके बाद तुगलक वंश के बाद आ जाते हैं सैयद वंश, जिन्होंने 1414 से 1451 तक का शासन किया था। और यही सैयद वंश में आते हैं जो शासक हैं, सुल्तान हैं, वो खिज्र खान। खिज्र खान ने 1414 से 1421 तक शासन किया था, ये इसके प्रमुख राजा हैं। फिर आता है सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश, जिसके प्रमुख शुरुआत करी बहलोल लोधी ने, जो लोधी वंश था वो 1451 से 1426 तक रहा। और जो बहलोल लोधी थे 1451 से 1489 यानी 1489 तक रहे, ठीक। तो ये रहे हमारे दिल्ली के सुल्तानों का एक चार्ट, जिसको मैंने आपको अच्छे से बताया है। इसके बारे में हम विस्तार से भी पढ़ेंगे आगे। और ये सारे जितने भी हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम्स के लिए। कोई भी, मैं इनको भी किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता। ये सारे ही एग्जाम्स में इनके बारे में मैं अभी इसके बाद, इस चैप्टर के बाद MCQs लेकर के आऊँगा, तो वो अच्छे से देखना। आपको एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन लेके आता हूँ, बहुत ही टॉप क्वालिटी के, तो वो ज़रूर देखा करो। उसमें से सीधे प्रश्न उठ करके आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इस बात का मैं दावा करता हूँ। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिली? हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिल जाती है, लेकिन और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख यानी तारीख और तवारीख। तारीख एक वचन है, तवारीख यानी बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए। क्या लिखे गए? जो महत्वपूर्ण इतिहास था उनका, तवारीख।
तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल भी देते थे। कौन देते थे? जो भी लेखक होते थे, सचिव होते थे, प्रशासक होते थे। और तवारीख क्या होती थी? तवारीख होती थी जो भी महत्वपूर्ण शासन थे या दरबार था, उसका इतिहास जो भी लिखते थे, तो वो जो इतिहास था वो तवारीख के रूप में लिखते थे। तवारीख क्या है? तारीख का बहुवचन है। बात समझ में आ गई? और ये फारसी में लिखा करते थे। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। क्या बातें ध्यान में रखनी है? तवारीख के जो लेखक होते थे नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखते थे। यानी कि कोई भी होगा जो कवि है या लेखक है, आज भी देखते हो, आज के भी ज़माने में कोई बड़ा लेखक है या बहुत से लेखक ऐसे होते हैं जो सरकार के पक्ष में लिखते हैं, सरकार की जिसको बोलते हैं ना चाटुकारिता करते हैं, कोई भी सरकार हो, और हर सरकार के लिए वो करते हैं भाई। तो क्यों करते हैं? क्योंकि सरकार इनसे खुश हो जाए और इनको भर भर के इनाम दे कि भाई तुम ठीक है, तुम पुरस्कृत होते रहो, हैं। तो ऐसे ही पहले भी करते थे। ये जो लेखक होते थे अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान जो हैं वो सिंहासन पर बैठती हैं। कब बैठती हैं? 1236 में बैठती हैं। इस युग के इतिहासकार थे मिनहाज ए सिराज। उन्होंने स्वीकार किया है कि वो अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। मिनहाज ए सिराज जो कि उस समय थे, वो ये कहते हैं कि जो रजिया सुल्तान थी, ये अपने भाइयों में, यानी कि लिंग भेद भी होता था ना कि महिला या पुरुष है, तो वो अपने भाइयों में सबसे योग्य थी, सबसे कुशल योग्य थी, जो शासक बनने के दावेदारों, प्रबल दावेदारों में से थी। और वो शासक बनी भी थी खैर, लेकिन फिर भी वो एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। कौन? मिनहाज सिराज। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि कोई लड़की शासन करेगी, कोई लड़की शासक करेगी, शासक बनकर के शासन में बैठेगी, सिंहासन पर बैठेगी। मिनहाज सिराज को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो लड़की है भाई। लिंग भेद पर आधारित थे वो कहते थे लिंग भेद पर आधारित समाज बनाओ। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। दरबारी जन भी खुश नहीं था कि ये लड़की हो के हम पे हुक्म झाड़ेगी। 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। 1236 में बैठती है रजिया सुल्तान, 1240 में इनको सिंहासन से उतार दिया गया। जन्मसिद्ध अधिकार क्या होता है जानते हो? जो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा होता है। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। जैसे कि आज भी बहुत लोग कहते हैं ना कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी में पैदा हुआ है या उस पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया के जन्म बेटा है, तो वो क्या है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार ये है कि भैया कि वो उनको उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बनना ही बनना है, उत्तराधिकारी बनना ही बनना है। तो जिसको कहते हैं परिवारवाद है। लिंग भेद क्या है? लिंग भेद यानी स्त्रियों और पुरुषों के बीच जो सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर होता है। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि पुरुषों के पास ऐसा है, स्त्रियों के पास ऐसा है, स्त्रियां इसलिए पुरुषों से आगे नहीं हो सकती क्योंकि पुरुषों के पास ये चीज़ है, औरतों के पास ये चीज़ नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ कारण दिए जाते हैं, तर्क दिए जाते हैं। रजिया के बारे में मिनहाज सिराज क्या कहते हैं, जो कि स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि कोई महिला शासक बन जाएगी। क्या सोचते थे मिनहाज सिराज, जो इनको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे कि भाई ये लड़की होकर के हम पे शासन करेगी। मिनहाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो भी आदर्श समाज की व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। वो कह रहे थे भाई रजिया जो सुल्तान शासन कर रही है ये तो भाई सिस्टम ही अपोजिट हो गया। स्त्रियों को क्या होना चाहिए? पुरुषों के अधीन होना चाहिए, लेकिन ये स्त्री इसके अधीन पुरुष हो गए। भाई ये तो गड़बड़ हो गया। इसलिए वो पूछता है, मिनहाज सिराज पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? वो कह रहा है कि रजिया सुल्तान स्त्री है लेकिन इसके पास खूब सारी खूबियां हैं, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे खूबियों का जब वो पुरुष ही नहीं है? तो महिला होने से, महिला है और उसके पास योग्यता है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो पुरुष नहीं है, पुरुष है योग्यता नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन महिला होकर के योग्यता है लेकिन तब भी मज़ा नहीं आएगा, तब भी ठीक नहीं है, तब भी वो शासन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो महिला है, पुरुष नहीं है।
रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया यानी कि लिखवाया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, जो कि 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो रजिया सुल्तान थी उन्होंने अंकित करवाया था सिक्कों पर, अभिलेखों पर कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। जो आज का आंध्र प्रदेश है, वहाँ के जो वारंगल क्षेत्र है, किसी समय वहाँ पर एक वंश था जिसका नाम था काकतीय वंश, और उस वंश की रानी थे रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी में और रजिया सुल्तान में बहुत विपरीत मतलब बहुत ही ज़्यादा अंतर था उनके व्यवहारों में। जो रुद्रमा देवी थी, अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में ऐसा नाम लिखवाया था, ऐसा अपने बारे में लिखवाया था कि बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई ये स्त्री है कि पुरुष। एक और महिला शासक थी जो थी कश्मीर की रानी दिद्दा, जो कि 980 से 1003 तक जिनका शासन रहा। उनका नाम दीदी से, जो आज भी हमारे समाज में दीदी को बहुत लोग दिद्दा बुलाते हैं ना, तो वैसे ही दीदी यानी बड़ी बहन से उनका दिद्दा कहा जाने लगा। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। ये मिनहाज सिराज के कहते हैं रजिया के बारे में जो भी। ठीक, आओ आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। दिल्ली सल्तनत, अब इसका विस्तार कैसे कैसे शुरू हुआ इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये आपको दिख रहा है शहर, लाहौर, बनारस, अवध, लखनौती, ग्वालियर, बदायूं, इधर ये अजमेर। ठीक, ये हालांकि आपको ब्लर दिख रहा होगा, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का जो शासन था, गैरिसन यानी कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ी के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबद्ध यानी शहरों से जुड़े हुए, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेश। भीतरी प्रदेश क्या है ये देखो। भीतरी प्रदेश यानी किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं, वो होते हैं भीतरी प्रदेश। तो कह रहा है कि शहरों से संबंध, शहरों से जुड़े हुए लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। यानी कह रहे हैं कि वो लोग जो थे उनको जो आवश्यक सामग्री थी उपलब्ध नहीं हो पाती थी व्यापार के लिए, तो वो लोग क्या करते थे, टैक्स, लूटमार, इन सब पर निर्भर रहते थे। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का, गैरिसन शहर यानी रक्षक सैनिकों की जहाँ जो टुकड़ी होती हैं उनके निवास के लिए मजबूत जो किलेबंद होते हैं, उसका नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे, क्योंकि संपर्क अच्छे से हो नहीं पाता था। अगर मौसम खराब हो गया या बगावत हो गई, युद्ध हो गए, तो वहाँ दिल्ली से बंगाल पहुँचना भैया बड़ा कठिन रहता था। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूदखोरों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह को खड़ा कर देते थे। यानी जो सत्ता थी, शासन था, और अगर छोटे छोटे जो राजा थे, यानी जो बंगाल में बैठा है, अब उसको ये पता लग गया कि अफगानिस्तान से आ रहा है, ये भारत है, ठीक है, और अफगानिस्तान यहाँ से आ रहा है कोई भारत पर हमला करने, तो यहाँ के जो मेन राजा हैं वो तो बिजी हो गए, तो ये क्या करता था कि बगावत कर देता था, कहता था कि हम तो स्वतंत्र हो गए, हम भैया किसी के नहीं मानेंगे, किसी के नहीं मानेंगे। ठीक है, तो क्या होता था ना कि इन लोग को बड़ी मुश्किल होती थी। जो दिल्ली बैठा उसको तो बड़ा मुश्किल है कि भाई बंगाल को कैसे कंट्रोल करे, क्योंकि यातायात के साधन भी अच्छे नहीं हैं, जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी भी इतनी नहीं है, इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अच्छी विकसित नहीं हुई थी भैया तब। ठीक, इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ, और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राजकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। जो सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो भी अभियान चले थे, उसका उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य यही था, जो गैरिसन शहर है, यानी जो किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते थे, ऐसे उनको गैरिसन शहर बोलते हैं। गैरिसन शहर मतलब ऐसे किलेबंद बसाओ थे जहाँ पर सैनिक रहते थे, और उन गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित जो भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना, ये अभियान का लक्ष्य था। जो भी सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो भी अभियान चलते थे, उनका लक्ष्य।
इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब यानी ये गंगा गई, ये यमुना आई, इसका जो ये क्षेत्र है तो गंगा यमुना का दोआब, उससे जंगलों को साफ कर दिया गया। क्यों साफ कर दिया गया? ताकि अच्छे से कंट्रोल किया जा सके और शिकारी संग्राहकों और चरवाहों को जो चरवाहे थे, जो जानवर चराते थे, उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। उनसे कहा गया कि आप जहाँ रह रहे हो कि भैया हो गया बहुत, आप यहाँ से निकलो। वो जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। तो उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया कि भैया तुम यहाँ से जाओ, और वो जमीन किसानों को दे दी गई, ठीक है, कि किसान उस पर खेती करेगा। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार जो था सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके यानी फोकस करके टारगेट करके सैनिक अभियान चलाना उसने शुरू कर दिया। और ये जो अभियान थे मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। यानी शुरू किसने किया? शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और चरम सीमा पर किसके शासनकाल में पहुंचा? मोहम्मद तुगलक के। कौन सा अभियान? दक्षिण को, साउथ को जीतने का। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तुएं अपने कब्जों में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्षों बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियानों के अंतर्गत आ चुका था। किसके अंतर्गत आ चुका था? जो भी दिल्ली सल्तनत की सेनाएं थी, इसकी शुरुआत तो कह रहा है कि जीतने की शुरुआत बहुत धीमी थी, कमजोर थी, मगर धीरे धीरे करके जब 150 साल हो गए तो मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल खत्म होते होते एक इस भारत का बहुत बड़ा जो क्षेत्र था, लैंड एरिया था, वो इनके क्षेत्र में आने लग गया था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इसका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, ये क्वेश्चन है। ये देख रहे हो, ये अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान है। ये आपको शायद ब्लर दिख रहा होगा, मैंने इसके लिए आपके लिए बढ़िया परफेक्ट सी सुंदर सी ये फोटो निकाल के रखी हुई है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ये आपको दिख रहा है ना, ये है अलाउद्दीन खिलजी का जो वहाँ पर दिया है आपको ब्लर। ये दिल्ली है। अभियान 1299 में गुजरात का अभियान चलाया, 1303 में चित्तौड़, 1301 में रणथंभौर, 1305 में इधर देवगिरी की तरफ गया। तो ये सारा देख रहे हो ना, ये कंपेन्स उसने अभियान चलाए थे। आ जाते हैं वापस से अपनी किताब में। ये क्या है? ये आपको चित्र दिख रहा है, ये कुतुब मीनार दिख रहा है, कुतुब मीनार 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वल अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। ये मीनारें, ये कुतुब मीनार देखो, ये पूरा दिल्ली का जो कुतुब मीनार का एरिया है उसका पूरा इसने ड्रोन शॉट दे दिया मान लो। ये जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली कोना यानी पुराना शहर कहा जाता है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। ये जो कुतुब मीनार है ना, इसमें 3 शासक लगे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने बनवाई थी। ठीक, आते हैं नीचे। मस्जिद का मतलब क्या होता है ये जान लो, ये बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर कहते हैं ना कि मेरा दोस्त मस्जिद गया था, या मस्जिद ये शब्द तो अक्सर आप रोज़ ही सुनते होंगे। तो मस्जिद का अर्थ क्या है? ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं, यानी घुटने और माथा टेक करके उनको नमन करते हैं, सजदा करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वो मस्जिद है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होते हैं, साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानी और जो विद्वान पुरुष होता है उनमें उसको कहा जाता है इमाम यानी कि नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा भी देता है, धर्म का उपदेश देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। जब वो नमाज पढ़ रहे होते हैं तो वो मक्का की तरफ, सऊदी अरब में जो मक्का है उसकी तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है क्योंकि हमारा भारत ये है ना, ये और सऊदी अरब इधर पड़ता है, तो ये इधर से पश्चिम की ओर पड़ा।
इसलिए वो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर दिशा को कहते हैं किबला। किबला। नीचे आ जाते हैं, ये वाला चित्र देख रहे हो, ये है बेगमपुरी मस्जिद। ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में नई राजधानी जो जहांपना थी, जो जिसको विश्व की शरण स्थली भी कहते हैं, उसकी मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। कौन? बेगमपुरी मस्जिद। बेगमपुरी मस्जिद। आगे आ जाओ, ये वाला चित्र देख रहे हो, दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई थी। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावों को बल मिलता था। यानी वो ऐसा दिखाते थे कि हम इस्लाम के रक्षक हैं। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। मतलब कह रहा है कि पृष्ठभूमियाँ सबकी अलग अलग थी। कोई तुर्क था, कोई अफगानी था, कोई ऐसा था, अरबी था। तो सबको बताया कि भाई ये सारे हटाओ, हम सभी मुसलमान हैं। और मुसलमान का संरक्षक होने के लिए उन्होंने बार बार मस्जिदें बनवाई। ये वाली मस्जिद देख रहे हो, ये वाली मस्जिद है मोट की मस्जिद, जो सिकंदर लोदी के शासनकाल में सिकंदर लोदी के मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। और ये वाली जो चित्र देख रहे हो आप, ये है जमाली कमाली की मस्जिद। 1520 के दशक के आखिरी दिनों में यह निर्मित हुई थी। इसका डिज़ाइन, हर चीज़ का डिज़ाइन देखो, इसका कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है? डिफरेंस लगभग बहुत नगण्य होगा, चीज़ें लगभग सेम होंगी। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। नज़दीक से एक नज़र, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की ज़रूरत होती थी। यानी दिल्ली सल्तनत हो जैसा जो विशाल साम्राज्य बनाए गए। दिल्ली सल्तनत की मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँ तो आप इधर देखो, दिल्ली सल्तनत, ये खिलजी सल्तनत दिख रहा है, खिलजी सल्तनत। और इधर आ गए, ये तुगलक सल्तनत है, ये लोदी डायनेस्टी है, ये तो खिलजी वाला है। ठीक, तो ये पूरा देख रहे हो ना आप। वापस आ जाते हैं अपने में ही। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए, यानी इसको चलाने के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासक की ज़रूरत होती थी। सीधी सी बात है, बड़ा सा आपका राज्य होगा, बड़ा सा प्रदेश होगा। आज भी जैसे कोई भी, जैसे उत्तर प्रदेश है, बड़ा है, तो इसको चलाने के लिए ठीक ठाक लोग, विश्वसनीय लोग चाहिए, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो हो, जो आपकी प्रशासनिक सेवा में हो, वो बेहतरीन लोग चाहिए ना, जिस पर सरकार में जो बैठा है उसको भरोसा हो। दिल्ली के आरंभिक जो सुल्तान थे, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। जो इल्तुतमिश थे वो कहते थे भाई ये सामंत जो अभी तक चले आ रहे हैं, सामंत यानी जिनके बारे में हमने आपको पिछले बताया, बार बार कई चैप्टर्स में बताया, और जो जमींदार चले आ रहे हैं, अब इनके जगह पर मैं अपने गुलाम सेट करूँगा सूबेदार के रूप में। क्यों? क्योंकि भाई इन पे मैं ज़्यादा भरोसा करता हूँ। इन गुलामों को फारसी में बंदगां कहा जाता था, बंदगां। तो बंदगां कौन है? गुलाम होते थे जो इल्तुतमिश ने इनको नियुक्त किया। क्यों नियुक्त किया? सूबेदार नियुक्त किया था, ताकि वो इन पर ज़्यादा भरोसा करता था। और तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। किन्हें? बंदगां को। बंदगां कौन? गुलाम। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित यानी कि ट्रेंड किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। किस पर? अपने गुलामों पर, यानी बंदगां पर। बेटों से बढ़कर के गुलाम। सुल्तानों को यह सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम के बेटे से भी बढ़कर होता है। मतलब यहाँ पर दिखा रहा है कि गुलामों की इम्पोर्टेंस कितनी थी, वो कितने महत्वपूर्ण थे किसी भी सल्तनत काल के साम्राज्य के लिए। क्योंकि भाई वो गुलाम ही, जो भी वहाँ का सुल्तान था, उसको अगर कैसा शासन करना है वो गुलामों पर ही डिपेंड था। तो अगर आपको अच्छा गुलाम मिल गया तो समझ लो ऊपर वाले का आप पर रहम है। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे, बंदगा यानी गुलाम, तथा साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे।
लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। जब वो ऐसा करने लगे, गुलामों को प्रशासनिक सेवा में लाने लगे, जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको लाने लग गए, सेनापति सूबेदार बनाने लग गए, तो क्या हुआ, धीरे धीरे राजनीतिक अस्थिरता हो गई। राजनीतिक अस्थिरता ऐसा समझो कि उनकी सत्ता धीरे धीरे डगमगाने लग गई। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति, उनके प्रति तो वफादार थे, लेकिन जो उनके उत्तराधिकारी होते थे उनके प्रति नहीं थे। मान लो जैसे कि मैं हूँ, मैंने गुलाम खरीदा, गुलामों को प्रशासनिक सेवा में भर्ती कर लिया कि तुम मेरा प्रशासन अच्छे से चलाओ, लेकिन कल को जब मेरा बच्चा होगा और वो जब शासन पे बैठेगा तो वो गुलाम मेरे बच्चे के प्रति उतना वफादार नहीं है, वो मेरे प्रति ही था केवल, उसको मेरे बच्चे के प्रति कोई लगाव नहीं है। तो ऐसा ही वे बता रहे हैं। नए सुल्तानों ने अपने जो नए सुल्तान आते थे उनके अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी, क्योंकि भैया नया आया तो वो नया तरीके से सिस्टम शुरू करेगा। जो पुराने लोग थे उसमें पुराने लोग भर्ती थे, तो जो पुराने भर्ती थे नए भर्ती थे, इनके बीच में क्या हुआ, धीरे धीरे टकराहट शुरू हो गई, मनभेद और मतभेद शुरू हो गए। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण जो उच्च वर्ग के कई लोग थे उनको भाई धक्का लगा कि यार निम्न वर्ग को इतना वो दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, और जो हम लोग हाई क्लास सोसाइटी हैं हमारा कुछ नहीं। और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे खानदानों पर, जो ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी करी। यानी जो उस समय का इतिहास लिख रहे थे लोग फारसी में, तो उन लेखकों ने क्या किया, जो ये निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे ऊंचे पद दे रहे थे सुल्तान, तो उन्होंने बड़ी आलोचना करी कि भाई इनको कैसे दिया जा सकता है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, सुल्तान जो मोहम्मद तुगलक था उसने अजीज़ खुमार नाम के एक कलाल को, यानी शराब बनाने और बेचने वाले को, फिरोज़ हज़ाम नाम के नाई को, मनका तब्बाख नाम के बावर्ची को और लड्ढा तथा पीरा नाम के मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठा दिया था। मतलब ये जो माली थे, माली का काम करते थे, जो नाई का काम करता था, जो बावर्ची का काम करता था, जो शराब बनाने और बेचने का कार्य करता था, इनको प्रशासन का पद संभाल दिया कि तुम प्रशासनिक अधिकारी हो गए। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि भाई जो इस तरह से नियुक्ति ये जो कर रहे हैं ना, समझ लो शासन का नाश होने वाला है और जो शासक है उसके भी राजनीतिक विवेक अब खत्म हो गया है। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न प्रकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। खिलजी और जो तुगलक शासक थे, इनका मैं आपको मैप दिखाऊं तो ये तो लोधी हो गए, ये खिलजी, ये देखो खिलजी आपको दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन, तो ये खिलजी डायनेस्टी थी और ये तुगलक डायनेस्टी थी, ये जो पूरा इधर एरिया देख रहे हो। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। कौन से इलाके? पहले वाले जो सुल्तानों की जगह खिलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के रूप में, सूबेदार के रूप में, मतलब जैसे मान लो कि ये एरिया है इनका जहाँ पर शासन कर रहे हैं, अब ये एक ए पर्सन को दे दिया, ये एरिया बी पर्सन को दे दिया, ये एरिया सी पर्सन को दे दिया, ऐसे बांट दिया, ये एरिया डी पर्सन को दे दिया। तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है, ये होते थे इक्ता, इनको इक्ता बोलते थे, और इन्हें संभालने वाले जो अधिकारी थे इन्हें इक्तदार या मुक्ति कहा जाता था। मुक्ति का ये फर्ज था, यानी कि मुक्ति का ये कर्तव्य था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये इनका कर्तव्य होता था इक्तदारों का। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। ये जो इस इलाके का मालिक था इक्तदार या मुक्ति, ये क्या करते थे, टैक्स वसूल करते थे, रेवेन्यू वसूल करते थे। ये राजस्व के रूप में मिली जो रकम थी उससे ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका ये था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले, उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए मिले जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। यानी कहना है कि अगर ये है, ये वाला जो लैंड है, मतलब क्षेत्र है, ए को दिया, तो ए को ऐसा नहीं कि ए का बच्चा जो हुआ तो उसको भी इसी का इक्तदार बना जाए, नहीं भाई नहीं, और बल्कि ए को भी ट्रांसफ़र करते रहो ताकि ए की जगह ज़्यादा समय तक रहेगा ना तो अपने आप को शक्तिशाली घोषित कर देगा, अपना कंट्रोल जमा लेगा। तो कंट्रोल नहीं जमाने देना है किसी को, केवल ये बताना है कि आप यहाँ से राजस्व वसूल कर लो, पैसे ठीक ठाक निकाल लो, टैक्स वैक्स ले लो, अपना तनख्वाह निकाल लो, अपना खर्चा चला लो, बस
ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है गुरु। सुल्तान जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों की बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए जो राजस्व की रकम थी उसका हिसाब भी लिया जाता था और हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी बनाया जाता था। ये जो मुक्ति थे, जो इधर का एरिया के मालिक था, जो भी वो राजस्व एकत्रित करते थे, जो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, उसका हिसाब भी लिया जाता था। ऐसा नहीं कि आप मनमाना काम कर रहे हो, हिसाब भी लिया जाता था और उसके लिए एक लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले, यानी राज्य ने जितना टैक्स लगाया है वो उतना ही टैक्स वसूले, अपने मन से ऊपरी टैक्स ना वसूले, और तय संख्या के अनुसार सैनिक भी रखे। अगर राज्य ने कहा है कि आपको 500 सैनिक रखने तो आपको 500 ही सैनिक रखने, ये नहीं कि राज्य कह रहा है कि 500 सैनिक रखो, आप 200 सैनिक रखो, 300 सैनिक का पैसा आप खा रहे हो, या आप 1000 सैनिक रखे हो, अपनी शक्ति बढ़ा रहे हो। तो नहीं, राज्य कह रहा है 500 सैनिक तो मीन्स 500 सैनिक, जो तय कर रहा है संख्या, उसी संख्या के अनुसार आपको कार्य करना है। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जो जमींदार थे उनको भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। यानी कह रहे हैं कि जैसे जैसे वो जमीन जीतते गए सुल्तान, तो उस जमीनों में जो भी सामंत होते थे या अमीर होते थे, अमीर जमींदार, उनको भी अपने सत्ता के आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से टैक्स लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कहा गया कि तुम भी भाई टैक्स चुकाओ, तुम बड़े नेता नहीं हो, और जबरदस्ती कहा गया कि चुकाना ही पड़ेगा। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की यानी जमीन की नाप करी और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत जो थे और जमींदार थे, राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लग गए। उस समय 3 तरह के टैक्स होते थे। टैक्स कितने तरह के होते थे? 3 तरह के होते थे। कौन कौन से होते थे? एक वो जो कृषि पर लगता है, एग्रीकल्चर पर, जिसे क्या कहते हैं, जिसे खरास कहते हैं, खराज, ठीक है, खराज कहते हैं। दूसरा क्या है, जो किसानों, ये जो खराज था ये किसानों की उपज का लगभग 50% होता था। 50% ऑफ जो भी कृषि की उपज है, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर है, उसका 50% होता था। दूसरा लगता था मवेशियों पर, आप जो भी जानवर पाले हो। तीसरा लगता था घरों पर। तो 3 तरह के उसमें टैक्स लगा करते थे। ये याद रखना ज़रूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण करना कठिन था। अब दिल्ली से बंगाल कहाँ? अगर आपको ये भारत का मैप बनाओ, वैसे आपको पता होगा यार, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये दिल्ली है, ये बंगाल है, तो दूरी तो है ना, ठीक ठाक दूरी है, 1500 किलोमीटर की कम से कम दूरी होगी। तो अब दिल्ली से बंगाल जाना है तो उस समय तो हवाई जहाज़ नहीं था ना, तो वहाँ का नियंत्रण बड़ा कठिन था। और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद वो पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र होने लग गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले जो क्षेत्र थे, जिसमें पैठने में सुल्तान की सेना अक्षम थी। मतलब कह रहा है कि जो हमारे यहाँ का गंगा का रीजन है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर बहुत घना जंगल हुआ करता था। तो घने जंगल के कारण जो सुल्तान था उसकी सेनाएं जा ही नहीं सकती थी भाई, अपना कब्जा जमा ही नहीं पा रही थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, लेकिन वो अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। कह रहा है कि ये जो गंगा की वादियाँ थी, यानी गंगा के आसपास के रीजन, यहाँ बहुत तगड़ा एकदम घना जंगल हुआ करता था। तो जो सुल्तान होते थे यहाँ पर अपना क्षेत्र नहीं कब्जा नहीं जमा पा रहे थे। कभी कभी जमा भी लेते थे तो यहाँ के जो लोकल लोग थे वो उनको बाहर खदेड़ देते थे कि चलो हटो, बहुत हो गए सुल्तान तुम अपने घर के, यहाँ से चलो। ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते थे। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से जो 14वीं सदी में भारत आए थे, जिनका नाम था, यात्री थे इब्न बतूता, 14वीं सदी में आए थे। और ये इब्न बतूता हमारे एग्ज़ाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अफ्रीकी देश से आए थे। इन्होंने बतलाया कि सरदार जो थे कभी कभी चट्टानी, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे
और कभी कभी बांस के झुरमुटों में भी रहते थे। ये इन्होंने अपना वृत्तांत लिखा था, उसमें बता रहे हैं भारत में बांस पोला नहीं होता। अपने भारत में जो बांस है पोला यानी कि खोखला नहीं होता, मजबूत होता है। यह बहुत बड़ा होता है जिसमें अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। कौन? बांस। बांस मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले का ही प्राचीर का काम करते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के, यानी कुल मिला के ये बता रहे हैं कि उस समय के राजा और वहाँ के लोग कैसे रहते थे। ज़मीन उबड़ खाबड़ थी, पेड़ थे, बांस था, बांस के उन्होंने पूरा बनाया हुआ था, बांस के अंदर वो अंदर की तरफ रहते थे। ये सारी वृत्तांत बता रहे हैं सरदारों का, तो ये खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना यानी कि जो आज का उज्बेकिस्तान है उस पर हमला कर दिया। किसने कर दिया? ये चंगेज़ खान ने कर दिया। और उसके शीघ्र बाद यानी उसके तुरंत बाद ही दिल्ली सल्तनत पर भी चंगेज़ खान ने हमला कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए, बार बार आक्रमण होने लग गए। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। ठीक, इससे मजबूर होकर के दोनों ही सुल्तानों ने यानी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। उसने कहा कि अब हमको एक स्थानीय सेना बनानी पड़ेगी, लोकल लोग लेने पड़ेंगे और विशाल सेना, बड़ी सेना बनानी पड़ेगी। इतनी बड़ी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए बहुत भारी चुनौती था। अब आओ देखते हैं कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौतियों को कैसे संभाला। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? दिल्ली पर 2 बार हमले हो चुके थे, 1299 से 1300 और 1320 से 1303 में जो मंगोलों के हमले हो चुके थे। एक्चुअली मंगोलों के हमले हो चुके थे। कहाँ पर? दिल्ली में। इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल यानी कि बहुत बड़ी स्थायी सेना बना ली, स्थायी सेना, परमानेंट सेना बना ली। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ था। जो मंगोल सेना थी वो हार गई थी, परास्त हो गई थी। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना यानी कि आज का जो उज्बेकिस्तान है उस पर आक्रमण की योजना बना ली। उसने कहा कि बहुत हो गया, ये यहाँ पर आते हैं, चलो हम वहीं पर अटैक बनाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस था उसको अपनी सेना पर। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। वो एकदम दिखा रहा था कि हम डरने वालों में से नहीं है। कौन? मोहम्मद तुगलक। अब अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नाम का एक नया गैरिसन शहर बना दिया। किसने बना दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। वही मोहम्मद तुगलक ने नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर जो था दिल्ली ए कोहना, वहाँ के निवासियों से उसको खाली करवा दिया। दिल्ली ए कोहना को वहाँ सैनिक छावनी बना दी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेजे। उनको कहा ये शहर खाली करो, यहाँ सैनिक छावनी बनेगी, आप साउथ में चले जाओ थोड़ा सा दौलताबाद में, जो कि उसने नई राजधानी बनाई थी। फिर देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की जो भूमि थी वहाँ से टैक्स के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करना शुरू कर दिया। इकट्ठी करके उसके समस्या का निराकरण किया। किसानों की पैदावार का 50% वो हिस्सा ले लेता था टैक्स के रूप में। वही मोहम्मद तुगलक ने सेना का पेट भरने के लिए, सेना को खिलाने के लिए उसी इलाकों में खाद्यान्न इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन सैनिकों क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा संख्या थी, तो ज़्यादा संख्या होने के कारण ज़रूरतें भी ज़्यादा थी, तो उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया। और इसी दौरान उसके क्षेत्र में अकाल पड़ना शुरू हो गया। वही अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि सैनिकों के वेतन, ये सैनिकों का वेतन यानी उनको सैलरी भी देता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी देता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर, इक्ता यानी कि अभी बताया था कि ये आपकी भूमि है और इसका जो ये कोई भी हिस्से हैं इस पर किसी को मालिक बना दो, तो ये जो हिस्से हैं ये इक्ता हैं, ये मालिक जो हैं ये इक्तदार हैं यानी मुक्ति हैं। तो सैनिकों को इक्ता अब नहीं देता था, इक्ते के स्थान पर ये नगद वेतन दिया करता था। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे
और आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे, और ये कीमत ना बढ़े इसे रोकने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने दिल्ली में चीज़ों की जो भी चीज़ें थी उसकी कीमत तय कर दी कि भाई ये सामान इतने रुपए में ही बेचना है। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे, और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सज़ा मिलती थी। यानी कि इसने सारी चीज़ों को, सामान का जो था कीमत तय कर दी। मान लो आपको पेन लेना है तो इसने कहा पेन आप 5 रुपये में ही लोगे। अगर किसी ने 5 रुपये से 6 रुपये में भी बेचा ना, तो जो अधिकारी इसको पकड़ेंगे और दंडित किया जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी। वही मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को नकद वेतन ये भी देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने, इसने कीमतों पर नियंत्रण नहीं किया। उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई जाने शुरू कर दी, जैसे आज हमारे नोट चलते हैं। ये सिक्के धातु के बने होते थे, जो हमारे सिक्के चलते हैं ना सिक्के, तो पहले भी ये सिक्के धातु के बने होते थे, जो उसने टोकन मनी चलाई थी। लेकिन सोने चांदी की ये नहीं होते थे, ये सोने चांदी के ना होकर के सस्ती धातु के होते थे। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा ही नहीं था, वो भरोसा ही नहीं करते थे कि ये क्या चला दिया भाई। वे बड़े चतुर थे। कौन? 14वीं सदी के लोग। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे, और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते। यानी आज भी जैसे होते हैं ना, हम अपने महंगी चीज़ें बचा के रख लेते हैं और सस्ती सस्ती चीज़ बाहर निकालते हैं। तो यही पहले उन लोगों ने किया कि उन लोगों ने क्या किया, सोने चांदी के सिक्के बचा के रख लिए, और ये जो इसने सस्ती धातु के सिक्के चलाए थे इसी में टैक्स जमा करना शुरू कर दिया। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनने लगे। अब ये जो धातु के सिक्के चलाए थे इसने आसानी से कोई भी बनाने लग गया भाई ये सिक्के। अलाउद्दीन की बात करते हैं। अब अलाउद्दीन के जो प्रशासनिक कदम थे काफ़ी सफल भी रहे, और इतिहासकारों ने कीमतों में जो कमी और बाज़ार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए, यानी बाज़ार में जो भी चीज़ें आसानी से और अच्छे से पहुंचती थी, उनकी आपूर्ति अच्छी होती थी, इसलिए उसके शासनकाल की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने बहुत अच्छे से सामना किया। वही मोहम्मद तुगलक की जब हम बात करते हैं तो इसके द्वारा जो भी प्रशासनिक कदम उठाए गए वो अक्सर असफल हुए, फेल हो गए। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से फेल हो गया था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया। उसने फिर आगे फिर सोचा कि अब भाई कश्मीर ही जब हार गए तो इसके बाद जाने का, हमने अभी बताया था ना कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना तक सोचा था कि यहाँ तक हमला कर देंगे, तो उसने कहा भाई बेकार है, नहीं जाना, फालतू हार जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी, और अपनी विशाल सेना को भी भंग कर दिया कि हटो, इतनी बड़ी सेना भी नहीं रखनी है। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो भी कदम उठाए उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने के से जो लोग थे, जिन्होंने दिल्ली और पूना से जो लोग हटाए गए थे, उनसे कहा गया था आप साउथ में जो राजधानी बनी है दौलताबाद, आप वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर बसो। जब वो लोग वहाँ गए तो उन लोग को बहुत परेशानी हुई, जिसके कारण इससे लोग नाराज़ हो गए। टैक्स बढ़ा दिया था इसने, और जो गंगा यमुना का ये जो रीजन है ना दोआब, यहाँ पर अकाल पड़ने लग गया था। जब अकाल पड़ा तो जनता नाराज़ हो गई, बगावत पर उतर आई, और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा जो इसने चलाई थी सस्ती धातु की मुद्रा, वो भी यार वापस लेनी पड़ गई इसको। ठीक, इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाकों को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। मतलब कह रहा है कि मानता हूँ कि ये जो मोहम्मद तुगलक थे, इनकी कई योजनाएं असफल हो गई, फेल हो गई, लेकिन एक बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि ऐसा कोई दिलेर था, ऐसा कोई बहादुर सुल्तान तो था जिसने इतिहास में पहली बार, ऐसा कोई दिल्ली का सुल्तान हुआ जिसने मंगोल इलाके, इसने कहा कि चलो उज्बेकिस्तान, ट्रांस ऑक्सियाना, जहाँ से बार बार मंगोल आ रहे हैं उसी को हम जीत जाएंगे, उसी को हम जीतेंगे। योजना तो कम से कम बनाई, सोचा तो। जहाँ अलाउद्दीन खिलजी का जो भी बल था, फोर्स था, प्रतिरक्षा पर था। अलाउद्दीन खिलजी क्या करते, बचने पर, डिफेंस की बात करते थे। वही मोहम्मद तुगलक कहते थे कि डिफेंस छोड़ो, आक्रमण करो, इनको, इनके बत्ती गुम कर दो, है ना, सिस्टम हैंग कर दो इनका। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत कैसे थे, तालिका 1 को फिर से देखो। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोधी वंश का राज्य रहा। तालिका 1 को फिर से देखो, अभी तालिका 1 हमने ऊपर देखी थी, चलो फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि देखो 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोधी वंशों का राज्य रहा था। अभी ये हमने जो चार्ट देखा था सुल्तानों का, इसमें हमने क्या देखा था,
1526 में जब बाबर आया था उस समय तक दिल्ली पर कौन रहते? सुल्तान रहते। और अंतिम सुल्तान कौन थे? ये लोधी वंश था ना, लोधी वंश तो लोधी वंश था। उसके बाद फिर आ गया यहाँ पर बाबर, और बाबर ने सबको, ये देखो है ना लोधी वंश, और लोधी वंश 1526 तक रहा। और 1526 में आ जाते हैं कौन? 1526 में आ जाते हैं बाबर। और बाबर ने फिर मुगल साम्राज्य की जो स्थापना करी भारत में, वो तो आप सभी जानते ही हो। चलो आ जाते हैं जहां पर हम थे। अब सैयद और लोधी वंश ये राज्य खत्म हो गए जब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। यानी कि जो तुगलक वंश के बाद जो 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर जो सैयद और लोधी वंश का राज रहा था, तभी तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में छोटे छोटे करके बहुत से स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। इन्होंने कहा कि अब हम ही हैं सर्वोच्च सत्ता। उन्होंने कहा कि अपन को चाहिए फुल इज्जत। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य भी फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए नए शासक आने लग गए। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे, और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। जैसे शेर शाह सूरी की बात करते हैं, तो जो शेर शाह सूर थे, जो 1540 से 45 तक रहे, 5 साल ही रहे थे भाई, 5 साल हैं। अब 5 साल रह करके इन्होंने आज ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करी कि आज भी इनके बिना शायद ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसके इनके प्रशासन के बारे में ना पूछा जाए। आने वाले लोग भी इनसे सीखते रहे, अकबर भी इनसे सीखते रहे। केवल 5 साल में इन्होंने हिला दिया, और आज 20-20 साल, 50-50 साल सत्ता पे रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो इनको शेर शाह सूरी से सीखना चाहिए। शेर शाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू किया था, और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति कर ली, इतना प्रोग्रेस कर लिया कि मुगल सम्राट जो हुमायूं थे, हुमायूं तक को इन्होंने चुनौती दे दिया। शुरू कहाँ से किया था? बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाका था उसका, और उनके मैनेजमेंट देखते थे उनका, और वहाँ से आते आते ये हुमायूं को टक्कर दे बैठे, और परास्त भी किया हुमायूं को। ऐसा नहीं परास्त नहीं किया, शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके, यानी जब हुमायूं को परास्त किया तो फिर ये सुल्तान बन गए, और इन्होंने क्या किया दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ये शेर शाह बन गए बादशाह, और अपना राजवंश स्थापित कर दिया। आपको मैं बताऊं कि सल्तनत काल थी तो तब के जो राजा होते थे उसको कहते थे सुल्तान, और फिर जब मुगल आ गए ना तो इन्होंने अपने आप को पादशाह या बादशाह कहना शुरू कर दिया। कहते हैं मुगल बादशाह, ये सुल्तान नहीं कहते थे, अपने आप को बादशाह कहते थे। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष यानी 1540 से 1555 तक ही शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया था। महान जो सम्राट बने, जिसको हम महान सम्राट बोलते हैं, अकबर को, जिन्होंने 1556 से लेकर के 1605 तक जो रहे, इन्होंने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। यानी अकबर जो बाद में आया, जिसको हम बोलते हैं द ग्रेट अकबर, हालांकि मैं तो नहीं बोलता ऐसा, लेकिन ऐसा बोला जाता है ना, द ग्रेट एम्परर और द ग्रेट बादशाह अकबर। तो जो अकबर थे, इन्होंने अपने प्रशासन के लिए क्या किया था? शेर शाह सूरी जो थे, इनके प्रशासन की कई चीज़ें इन्होंने अपने स्वीकार करी थी और अपने राज्य में इन्होंने लागू भी किया था। मेरे भाई, ये पूरा चैप्टर अभी मैं इसके MCQs लाऊंगा, और वो MCQs प्लीज़ 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 वो MCQs ज़रूर देखना, उसको सॉल्व करना साथ साथ, और अपना स्कोर बताना कि स्कोर कितना है। अगर आपका 90% प्लस स्कोर जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ बार बार NCERT को करो, बार बार NCERT को पढ़ो, और जो भी दिक्कत हो मुझे बताओ, कमेंट करो, और पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा देना मेरे भाई, और मेरी बहनों भी, पता लगे कहते भाई को बोल रहे हो तो भाई कर लें, है ना। तो भाइयों और बहनों, चैनल को भी सब्सक्राइब करा देना। और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये आज तीसरा चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर दिया है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से नए जोश, नए उमंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना और देखते रहना आप अपना ये समय पथ पीसल्स अकेडमी। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।